नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। पिछले भाग में हमने कक्षा 7 की इकाई 3 सच्चा हीरा के बारे में अभ्यास किया था। इस इकाई से जुड़े हुए कुछ शब्दार्थों के बारे में हमने पिछले भाग में जाना था। तो आइए इस इकाई में ऐसे कौन से मुहावरे आए हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं ये देखते हैं। तो देखिए जरा, जैसे कि एक मुहावरा है चल पड़ना और उसका अर्थ होता है गमन करना, यानी कि वहां से आगे बढ़ना। दूसरा जो मुहावरा है इधर उधर की बातें करना, यानी कि गप्पे लड़ाना। अगला जो मुहावरा इस इकाई में आया है वह इस प्रकार से है, लाखों में एक होना। और अब तो आप इस मुहावरे से परिचित हो चुके हैं कि हर एक माँ ऐसा मानती है कि मेरा बेटा लाखों में एक है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ होना, विशिष्ट होना। इस प्रकार से इस मुहावरे का अर्थ हम कह सकते हैं। अगला जो मुहावरा है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना यानी कि तारीफ करना। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मुहावरों के अर्थ ही आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको हर एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है और इसलिए आपको पूरी इकाई एक बार फिर से पढ़नी पड़ेगी और उसमें किस जगह पर किस लिए इन मुहावरों का प्रयोग किया गया है यह भी आपको खोजना है और हर एक मुहावरे का प्रयोग हो ऐसे वाक्य अपनी कॉपी में जरूर लिखने हैं। आइए अगला मुहावरा देखते हैं, पछाड़ देना। हाँ, तो अब तो आप इस मुहावरे का अर्थ भी समझ गए हैं। पछाड़ देना यानी कि हराना या गिराना। अगला जो मुहावरा है वह इस प्रकार का है, बराबरी करना, तो उसका अर्थ है मुकाबला करना। अगला जो मुहावरा है वह है सच्चा हीरा होना। सच्चा हीरा होना यानी कि हम समझ चुके हैं कि अच्छा आदमी होना। अच्छा आदमी होना उसका तात्पर्य है कि ज्ञान से भी अच्छे होना और हमारे व्यवहार और बर्ताव से भी अच्छे होना। इससे आगे भी अभ्यास और स्वाध्याय की कई सारी प्रवृत्तियां, गतिविधियां हमें इस इकाई में करनी। यहां पर एक ऐसी प्रवृत्ति दी गई है जिसमें आपको शब्दकोश का उपयोग करना है और शब्दकोश का उपयोग करके एक शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा और उन शब्दों का अर्थ क्या है ये खोजना है। लेकिन शायद मैं ऐसा मान सकता हूं अभी कि आपके पास शब्दकोश नहीं है, तो मैं उन शब्दों के बाद में आने वाले शब्द आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं जो आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ उन शब्दों के अर्थ भी क्या होते हैं ये भी हम यहां पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रवृत्ति। देखिए यहां पर सूचना इस प्रकार से है, शब्दकोश का उपयोग कर निम्नलिखित शब्दों के तुरंत बाद में आने वाले शब्द और उसका अर्थ ढूंढकर लिखिए। यह आप देख रहे हैं, यानी कि आप समझ चुके हैं। और शब्द कौन कौन से दिए गए जरा देख लेते हैं। बपौती, व्यथा, नियति, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बांटना, क्षमा, उद्यान, अमन। यहां पर आपको इन शब्दों को क्रम में नहीं रखना है। जैसे कि पहला उदाहरण है बपौती, तब आपको शब्दकोश लेकर बैठना है और शब्दकोश में बपौती शब्द को खोजना है और बपौती के तुरंत बाद कौन सा शब्द है और उस शब्द का अर्थ क्या है यह खोजने की प्रवृत्ति करनी है। देखिए बपौती के बाद अब शब्दकोश में कौन सा शब्द आएगा या कौन सा शब्द हो सकता है देखते हैं। तो देखिए जरा, जैसे कि यहां पर शब्द है बपौती, तो मैंने जिस शब्दकोश में देखा उसमें बपौती के तुरंत बाद जो शब्द दिया गया है वह है बप्पा और मैंने पास ही बप्पा का अर्थ भी लिखा है। बप्पा का अर्थ है पिता। अगर आपके पास भी घर पर शब्दकोश है तो आपको जरूर ये प्रवृत्ति करनी है और अगर कोई भिन्न शब्द आता है तब भी चिंता नहीं है, उसका अर्थ क्या होता है यह आपको जानना है। दूसरा शब्द कौन सा था? हाँ, व्यथा। और व्यथा के तुरंत बाद शब्दकोश में शब्द आता है व्यथातुर और उसका अर्थ होता है पीड़ित। तीसरा जो शब्द था नियति और उसके बाद शब्दकोश में जो शब्द दिया गया है नियतेंद्रिय और उसका अर्थ होता है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। शायद आप अब भी ऐसा सोचते होंगे कि यहाँ तो शब्दकोश के क्रमानुसार शब्दों को मैंने नहीं रखा है, तो मैं फिर से आपको वही बात याद दिलाता हूं कि यहाँ में शब्दों को शब्दकोश के क्रम में नहीं रखना है, लेकिन शब्दकोश में इन शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्दों के अर्थ खोजकर यहाँ पर लिखने हैं। अगला शब्द देखते हैं, प्रतिभा। और प्रतिभा के तुरंत बाद जो शब्द दिया गया है वह है प्रतिभा।
और उसका अर्थ है उत्पादन कर। देखिए यहाँ पर आप कर भुगतान के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। यहाँ प्रतिभाग का अर्थ होता है उत्पादन कर। अगला जो शब्द था शौर्य, और शौर्य के तुरंत बाद शब्दकोश में जो शब्द दिया गया है वह है शौल्क, और उसका अर्थ होता है शुल्क संबंधी। आइए अगला शब्द देख लेते हैं रुचि, और रुचि के तुरंत बाद कौन सा शब्द दिया गया है तो देखिए रुचित, रुचि रुचित, और उसका अर्थ होता है मनचाहा। अगला शब्द बांटना, और बांटना के बाद दिया गया है बांटा, और उसका अर्थ होता है हिस्सा। उसके बाद जो शब्द दिया गया है क्षमा, और उसके तुरंत बाद शब्दकोश में जो शब्द दिया गया है वह है क्षमालु, और उसका अर्थ होता है क्षमा करने वाला। अगला जो शब्द है वह है उद्यान, और उद्यान के बाद शब्दकोश में जो शब्द दिया गया है वह है उद्यानिकी, यानी कि बाग बगीचे लगाने का काम। और अंतिम जो शब्द हमें यहाँ पर दिया गया था वह था अमन, और अमन के तुरंत बाद शब्दकोश में जो शब्द दिया गया है वह है अमनस्क, और उसका अर्थ होता है अनमना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने शब्दकोश से जुड़ी हुई यह प्रवृत्ति की। आप भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति आपके घर बैठकर भी शब्दकोश के माध्यम से कर सकते हैं। और अब हम इस इकाई से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ कि प्रश्नों के उत्तर तो आपको ही लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? अब तो आपको पता चल गया है कि चारों में से सच्चा हीरा कौन था। क्या अच्छी तरह से गाने वाला, सुमधुर कंठ में गाने वाला, भीम जैसा बलवान या शक्तिशाली, या बृहस्पति सा विद्वान, या चौथा लड़का जो सचमुच अपनी माँ की चिंता करता है, माँ के हर काम में हाथ बटाता है। तो अब आपको ही उत्तर देना है कि उसे ही सच्चा हीरा क्यों कहा गया। तो अब आपको सोचना है और अपनी सोच के मुताबिक आपको उत्तर देना है कि भाई वृद्धा ने आगे आकर सब स्त्रियों को वहां खड़ी रखी और कहा कि सच में सच्चा हीरा तो यह बच्चा है ना। तो हम इस इकाई से ये बात समझ चुके हैं कि उसके पास ज्ञान कम था, लेकिन उसका अपनी माँ के साथ जो व्यवहार था वह बहुत अच्छा था, और अच्छा और भला आदमी ही इस जगत में सच्चा हीरा बन सकता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? अब तो मैं इस प्रश्न की चर्चा यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपके हर एक के उत्तर भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि आप मदद करते हैं कि आप करते हैं। आप जिस प्रकार से भी या जैसी भी मदद अपने माता पिता को करते हैं उसके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? सच्चा हीरा इस इकाई में हमने एक उदाहरण देखा। मैंने आपको शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में ही श्रवण की एक कहानी सुनाई थी। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि ध्रुव है, प्रहलाद है, नचिकेता है, लवकुश है। ऐसे कई सारे व्यक्तियों के बारे में, पात्रों के बारे में हम जानते हैं, पहचानते हैं कि उन्होंने भी किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का परिचय हमें दिया है, ताकि आज भी हम उनको अच्छी तरह से याद करते हैं। और ऐसे तो कई सारे व्यक्ति हैं, मैंने तो कुछ नाम आपके आगे यहाँ प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी कई सारी व्यक्ति हैं कि जिनको हम आज भी याद करते हैं और उनको हमेशा नमन करते हैं। लेकिन किस लिए? हाँ, उनके ज्ञान के लिए तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ उनका जो व्यवहार था, यानी कि दूसरों के प्रति उनका व्यवहार था, जो उनकी सोच थी वह ऐसी थी कि हर एक को साथ लेकर चले। तो यहाँ पर इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें भी सच्चा हीरा बनना है और अच्छा व्यक्ति बनना है। तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, तो इसका उत्तर भी आप खुद अपनी सोच के अनुसार जरूर लिखिएगा। विद्यार्थी मित्रों, तो इस इकाई से जुड़ी हुई इन चर्चाओं के बाद अब एक भाषा की नई प्रवृत्ति यहाँ पर हम करने वाले हैं। भाषा की एक नई विशेषता यहाँ पर इस इकाई के जरिए हम जानने वाले हैं। वैसे तो आप सब भाषा के इन प्रयोगों को जानते ही हैं, लेकिन शायद जब आप बोलते हैं तब आपको पता न भी हो कि भाषा के इस प्रयोग को इस नाम से जाना जा सकता है या इस नाम से उसको पहचानते हैं।
तो आइए भाषा की एक ऐसी ही विशेषता के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ आपको कुछ वाक्य पढ़ने के लिए देता हूँ, आपको हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और बाद में हम समझेंगे कि इन वाक्यों की ऐसी तो क्या विशेषता है। तो देखिए जरा, सूचना आप देख रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और पहला जो वाक्य है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है। तीसरा वाक्य देख लेते हैं, रमेश बाग में खेलता है। देखिए यहाँ पर तीनों वाक्यों में चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, इन शब्दों को रेखांकित किया गया है और इन शब्दों के माध्यम से हमें किस बात का पता चलता है। जैसे कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, अभी चलने की बात है। आज स्कूल में छुट्टी है यानी कि आज छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है, रमेश कहाँ खेलता है? तो बाग में खेलता है ना। तो इन वाक्य में जो शब्द रेखांकित है, चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये कुछ क्रिया हो रही है, इसका हमें बोध कराते हैं। जैसे कि चलने की क्रिया, छुट्टी है तो अवकाश की क्रिया है, और खेलता है यानी कि खेलने की क्रिया। और जब हमें क्रिया होती है, ये तो पता हो चल गया है यहाँ पर, लेकिन क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर से एक बार इस परिभाषा को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो यहां पर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है या होती है उसका बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो आपको तो लगेगा कि इस प्रकार के वाक्य तो हम हमेशा बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं, है ना। लेकिन शायद आपको यह पता नहीं था कि ऐसे वाक्यों को, यानी कि आप क्रिया के जिस रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, उन वाक्यों को वर्तमान काल कहा जाता है। यानी कि आज हम यहाँ पर काल के बारे में जानने वाले हैं और काल का यह एक प्रकार था कि वर्तमान काल। अब आप कहेंगे, अगर मैं ऐसे कहता हूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं अभी कर रहा हूं ना, तो ये, और आप सब क्या कर रहे हैं? आप सब पढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो हमने यहां पर जो क्रिया हो रही उसके बारे में बताया, यानी कि ये क्रिया तो अभी चालू है हमारे बीच। तो ये कौन से काल में हमने यहाँ पर बात की? हाँ, वर्तमान काल में हमने यहाँ पर बात की। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए यह वाक्य भी वर्तमान काल का हुआ। और ऐसे कई सारे उदाहरण भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए अगले वाक्य देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो वाक्य है, मीना कल मुंबई गई। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, हेमंत ने पत्र लिखा। तीसरा जो वाक्य है, मां ने दिया जलाया। और चौथा जो वाक्य है, गीता ने पानी पिया। ये सारी क्रियाएं हमें किस प्रकार का बोध कराती है? इसमें भी क्रियावाचक शब्द है ना। देखिए इन वाक्यों को पढ़ने से यहां पर जो रेखांकित शब्द थे उसमें गई, लिखा, जलाया, पिया, इन शब्दों से क्रिया पूरी होने का बोध होता है। यानी कि मीना मुंबई गई तो कहां चली गई? मुंबई चली गई। पत्र लिखा तो पत्र यहां पर पूर्ण हो गया, यानी कि लिखने का काम यहां पर पूरा हो गया है। दिया जलाया तो दिया जलाने का काम भी पूरा हो गया। और पानी पिया यानी कि पानी पी लिया है। अगर कोई हम ऐसे कहते हैं कि पानी पी रहा है तो वर्तमान काल, लेकिन यहां पर पिया, यानी कि ये सारे शब्द हमें क्रिया पूरी होने का बोध कराते हैं। और क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। तो यहां पर अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भाई पहले हमने जिस प्रकार के वाक्य देखे वह वर्तमान काल के, यानी कि क्रिया शुरू थी, चालू थी, तो वर्तमान काल कहते थे। यहां पर हमने जो भी वाक्य देखे उनमें क्या हुआ? तो क्रियाएं पूरी हो गई है ना। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि मैं कल अहमदाबाद गया था। कल गया था, उसका मतलब आज तो मैं यही आपके सामने बैठा हूं, तो कल गया था, तो कल तो मैं अहमदाबाद से वापस घर पर आ गया, तो क्रिया पूरी हो गई। यानी कि मैंने जो वाक्य आपको बताया वह भूतकाल का था, यानी कि वह बात भूतकाल की थी, क्रिया पूरी हो गई है। आप भी कह सकते हैं कि आज मैं नहाकर या खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठा हूं, तो खाना खाने की क्रिया तो आपकी पूरी हो गई और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की है। तो
आपका वह वाक्य भी क्या हुआ, भूतकाल का हो गया। आइए इसी प्रकार के और भी उदाहरण हमें यहाँ पर देखने और समझने हैं, तो देखते हैं अगले उदाहरण और अगले वाक्य। अब निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, जैसे कि अब्दुल कल आएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है, लड़के शाम को खेलेंगे। तीसरा जो वाक्य है, मीना गुड़िया खरीदेगी। और चौथा जो वाक्य है, डाकिया डाक लाएगा। हर एक वाक्य में हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि संभावनाएं हैं कि ऐसा ऐसा होगा कि मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा, बच्चे शाम को खेलेंगे। और जो भी वाक्य हमने यहां पर देखे, हर एक वाक्य में जो क्रिया सूचक शब्द है, जैसे कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा, ये क्रिया हुई ही नहीं है लेकिन होने वाली है, ऐसा हमें यहां पर दर्शाते हैं, बोध कराते हैं। और क्रिया के ऐसे जिन शब्दों से, यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने भिन्न भिन्न उदाहरणों के जरिए 3 कालों के बारे में समझने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसके अभ्यास के लिए हमें और कई सारे उदाहरणों के बारे में समझना और जानना भी चाहिए। लेकिन फिर से एक बार आपको उन्हीं बातों को मैं दोहरा कर बता देता हूं। हमने अंत में जो देखा, ये उदाहरण भविष्यकाल के थे। उसके पहले हमने भूतकाल की चर्चा की और उससे पहले भी हमने वर्तमान काल की चर्चा की। यानी कि काल कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। आइए देख लेते हैं। यहां इस बात को आपको अच्छी तरह से समझनी है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। फिर से एक बार इस बात को आपको अच्छी तरह से समझनी है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता और उसकी अपूर्णता का बोध हो। पूर्णता यानी कि क्रिया पूरी हो जाना, अपूर्णता यानी कि क्रिया का बाकी रहना या पूर्ण नहीं हुई है, इन सारी बातों का हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल के प्रमुख 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, यह हम जान चुके हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो इन उदाहरणों के जरिए आप इन बातों को समझ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि इसके लिए हमें और भी ज्यादा अभ्यास करने चाहिए ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सके। तो आइए मैं अब आपको कुछ यहाँ पर वाक्य दिखाता हूं, लेकिन उसका काल कौन सा है वह आपको ही पहचानना है। तो देखते हैं ऐसे वाक्य और आप उसका काल पहचाने और अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। तो देखिए जरा, अब पहला जो वाक्य है, मैंने उसे फूल दिया। देखिए अब सोचना है कि ये कौन से काल का है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल। ये क्रिया, फूल देने की क्रिया कि मैंने उसे दिया, है ना। तो अब आपको ये सोचना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं बाजार जाता हूं। मैं अभी बाजार जा रहा हूं, ऐसा अगर मैं कह रहा हूं, ये कौन से काल की क्रिया हुई, हाँ वर्तमान काल। उसी प्रकार से पहला वाक्य भी, मैंने उसे फूल दिया। हाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, भी वर्तमान काल है क्योंकि अभी देने की क्रिया अभी हुई है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी कि अभी खेल रहे हैं, तब तो आपको उत्तर पता चल गया है। आइए अगला वाक्य देखते हैं, चूहे उछल कूद कर रहे थे। देखिए यहां पर चूहे उछल कूद कर रहे थे, यानी कि अभी नहीं कर रहे। हाँ इसका अर्थ है कि पहले, यानी कि यह आज की बात नहीं है या अभी की बात नहीं है, इससे पहले की बात है। और जब पहले की बात हम करते हैं तो उसे हम भूतकाल से पहचानते हैं, यानी कि यह क्रिया पहले हो चुकी है, इसीलिए यह वाक्य भूतकाल दर्शाता है, इसीलिए हम इसको भूतकाल का वाक्य कह सकते हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं, वह विद्यालय जा रहा है ना। हाँ जा रहा है, यानी कि क्रिया अभी शुरू है, तो इसे क्या कहेंगे, हाँ उसका उत्तर आपको लिखना है अपनी कॉपी में। हम प्रयाग जाएंगे। देखिए यहां पर जैसे कि मैं कहता हूं, मैंने अभी आपको एक वाक्य बताया था कि मैं कल अहमदाबाद गया था, लेकिन मैं अगर ऐसा कहता हूं कि मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा, या आप कहते हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे, यानी कि जाने की बात है, अभी गए नहीं, अभी जा भी नहीं रहे हैं, यानी कि जाएंगे, यानी कि क्रिया यहां पर पूर्ण नहीं हुई। हाँ तो आप अब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगला वाक्य देखते हैं,
माली बाग में से फूल चुनेगा, तब चुनेगा, लेकिन कब? हाँ, यानी कि अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि क्रिया पूर्ण है, क्रिया अपूर्ण है, या कौन से समय पर ये हो रही है। तो इसका उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हम हिंदी सीखते हैं, आप अभी हिंदी में ही पढ़ रहे हैं और हिंदी सीख रहे हैं, तो ये कौन से काल की क्रिया हुई? ये उत्तर आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। अगला वाक्य है, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। पिंकल किताब लाएगी कहानी की, लेकिन कब लाएगी? हाँ, यानी कि यह कौन से काल का वाक्य हो गया? हाँ, भविष्य काल का। अगला वाक्य देखते हैं, मैं शिक्षक बनूंगा। जैसे कि मैं अगर कह सकता हूं कि मैं शिक्षक हूं, लेकिन आप बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं और आप में से कोई कहता है कि मैं शिक्षक बनूंगा, तो ये कौन से काल की बात हुई? हाँ, भविष्य काल की बात यहां पर हुई। अगला जो वाक्य है, कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी। देखिए, आज कोमल छठी कक्षा में नहीं है, थी, यानी कि ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया। अगला जो वाक्य है, अनिल कल पतंग उड़ाएगा। आप भी अब तो पतंग उड़ाएंगे ना, और आप में से कुछ तो अभी अभी पतंग उड़ा रहे हैं, है ना? तो अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो ये अब कौन से काल का वाक्य हुआ? ये आपको सोचकर अपनी कॉपी में लिखना है। हम पहले सूरत में रहते थे, आज अहमदाबाद में रहते हैं। अब सोचिए, और उत्तर आपको अब मालूम हो गया है, तो अपनी कॉपी में लिख भी दीजिए। अगला जो वाक्य है, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। हाँ, उत्तर आपको अब पता चल गया है। ये चित्र आपको कल दूंगा। मेरे पास एक चित्र है जो मैं आपको कल दूंगा, तो इसका काल भी आपको पता चल गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहां पर आपको कुछ भिन्न भिन्न काल के वाक्य दिखाने का प्रयत्न किया, लेकिन अब तो आप भी इस प्रकार के कई सारे वाक्य बना सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि यह वाक्य कौन से काल का है, या जब आप बोलते हैं तब यह क्रिया कब हुई थी, होना बाकी है या पूर्ण हो चुकी है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो फिर से एक बार उन्हीं बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चला, या क्रिया के जो रूप समय क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उनको भी आगे जाकर हम उनके भी कुछ प्रकार हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ काल के इन प्रकारों के बारे में जानना है। आपकी किताब में आपको एक ऐसा स्वाध्याय का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उसका नाम लिखिए। अभी हमने यहाँ पर अभ्यास किया है, इसलिए मैं मानता हूं कि अब तो आप इनका अच्छी तरह से काल पहचान कर अपनी कॉपी में जरूर लिख सकेंगे। इसलिए मैं इन वाक्यों की चर्चा यहाँ पर नहीं करता हूँ, या आपके लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप जरूर इन काल को, यानी कि इन वाक्यों के काल को पहचानेंगे, उसके उत्तर लिखेंगे और अपने माता पिता को जरूर दिखाएंगे। आइए, इससे आगे भी एक और स्वाध्याय की प्रवृत्ति यहाँ पर दी गई है जो आपको बहुत रोचक लगेगी, और वैसे तो इन सारी क्रियाओं से हम अच्छी तरह से परिचित भी हो चुके हैं, और उनका आपको ही हर एक काल में वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे कि वर्तमान काल का वाक्य लिखना है, भूतकाल का और भविष्य काल का। तो देखिए ये प्रवृत्ति किस प्रकार से करनी है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, और उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य आपको बनाकर लिखना है। जैसे कि उदाहरण है खेलना, और वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं खेलता हूँ। आप कह सकते हैं ज्यादा है तो हम खेलते हैं, है ना। भूतकाल का उदाहरण है मैं खेलता था, और भविष्य काल का उदाहरण है मैं खेलूंगा। अब इसी प्रकार से आपको नीचे कुछ क्रियाएं दी गई है, जैसे कि पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना और सराहना। इन क्रियावाचक शब्दों का उपयोग करके आपको इन तीनों कालों में एक एक वाक्य बनाना है और अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में हमने भाषा की यह विशेष बात जानने का प्रयत्न किया, इसलिए और इस बात को जानकर आप अब अच्छी तरह से अपनी भाषा को व्यवहार में उपयोग में ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस इकाई में इसके अलावा भी हमें कुछ और भी भाषा की प्रवृत्ति दी गई है, लेकिन यह काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। जैसे कि एक प्रवृत्ति इस प्रकार से दी गई है
कि हमें एक बहुत ही मजेदार कहानी दी गई है, और कहानी तो शायद आप पढ़ चुके होंगे, और उस कहानी का हमें सारांश लिखना है। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन हमें उसकी जो मुख्य बातें उनको उसी कहानी में लिखना है। लेकिन जब हम उन्हीं बातों को बताएंगे तो सामने वाला पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ सकता है। इस प्रकार से आपको उस कहानी का सारांश अपनी कॉपी में लिखना है। और साथ ही साथ एक मजेदार कहानी दी गई है एक राजा की, जो बीमार थे और कई सारे वैद्य आकर उनको अच्छा करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उनकी जो बीमारी थी वह नहीं जाती थी। तब किसी एक व्यक्ति ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति का कुर्ता अगर राजा पहनते हैं कि जो मेहनती हो, और तब राजा घर से बाहर निकले। फिर आगे क्या हुआ ये आपको इस कहानी में जोड़ना है और इस प्रकार से इस अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना है। तो मैं मानता हूं आज इस इकाई से जुड़ी हुई कई सारी भिन्न भिन्न बातें, और साथ ही साथ इकाई से हमें जो जीवन मूल्य सीखने हैं, जीवन कौशलों का हमारे अंदर भी हमें विकास करना है, इन सारी बातों से हम भलीभांति अवगत हो चुके हैं। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का प्रश्न, गुरुजी ने मेरी तारीफ की, वाक्य का मतलब क्या है? विकल्प है विकल्प ए प्रशंसा, विकल्प बी निंदा, विकल्प सी आलोचना, विकल्प डी परीक्षा। आपको सही उत्तर इस टोल फ्री नंबर पर भेजना है 6 3 5 7 3 9 9 4 7 0।